हेलो एवरीवन। तो आज हम ओल्ड 2021 मूवी की स्टोरी देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम एक फैमिली को देखते हैं जिनमें थे डैड गाय, मॉम प्रिस्का, 11 साल की बेटी मैडेक्स और 6 साल का बेटा ट्रेंट। वो लोग छुट्टी मनाने बीच रिसोर्ट जा रहे थे जिसका नाम अनामिका है। वैन में मैडेक्स गाना गाने लगती है तो प्रिस्का कहती है, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, मैं तो तुम्हारे बड़े होने का वेट कर रही हूँ। रिसोर्ट में पहुँचते ही खुद मैनेजर उनका वेलकम करता है और उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए उन्हें जूस देता है। सब कुछ बहुत सुंदर, कंफर्टेबल और मजेदार था कि प्रिस्का को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऑनलाइन भी इतनी अच्छी होटल्स मिल सकती हैं। उसने तो रैंडमली ये रिसोर्ट सिलेक्ट किया था क्योंकि वेकेशन के बाद वो गाय को डिवोर्स देने वाली है और उसे एक ट्यूमर भी है जिसके बारे में उसके बच्चों को नहीं पता और ना ही वो बताना चाहती है। इसके पहले कि वो बहुत बीमार पड़ जाए, वो अपने बच्चों के साथ 3 दिन खुशी से बिताना चाहती थी। मैडेक्स और ट्रेंट को ये जगह तो बहुत पसंद आई थी क्योंकि यहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, अलग अलग तरह के जूसेस, अलग अलग तरह के फूड्स और बहुत कुछ। सबसे मजेदार बात तो ये है कि यहाँ आए हुए लोगों की मेडिकल कंडीशन और डाइट के हिसाब से भी यहाँ पर फूड्स अवेलेबल हैं। ट्रेंट की एक बच्चे से दोस्ती हो जाती है और ये रिसोर्ट उसी के अंकल का है। वो दोनों बीच पर सारे लोगों के पास जाकर उनके नाम और वो क्या करते हैं वो पूछते हैं। कोई बताता है वो डांसर है तो कोई बताता है वो पुलिस ऑफिसर है। ऐसे ही वो बीच पर काफी मजा करते हैं। इडलिव और ट्रेंट एक दूसरे को उनके साइन लैंग्वेज में लेटर्स भी लिखते हैं। जब वो लोग लंच कर रहे होते हैं तभी होटल का मैनेजर उनके पास आता है और कहता है, हमारे यहाँ एक प्राइवेट बीच भी है, मैं सबको वहाँ जाने का मौका नहीं देता पर मुझे आपके बच्चे बहुत अच्छे लगे इसलिए मैं आपको ये मौका दे रहा हूँ। प्रिस्का और गाय बीच पर जाने के लिए हाँ कह देते हैं। इडलिव डोर के पास कर ट्रेंट से कुछ कहना चाह रहा था पर उसके अंकल उसे अंदर ले जाते हैं। वो लोग बीच के लिए निकलते हैं और उनके साथ और भी फैमिलीज होती है जिनमें थे क्रिस्टल, उसका हस्बैंड चार्ल्स, उसकी बेटी कारा, चार्ल्स की मॉम और उनका डॉग और एक कपल भी थे, ट्रेशा और उसका हस्बैंड जेरन। ड्राइवर उन्हें बीच के थोड़ी दूरी पर छोड़ देता है और कहता है यहाँ से आप लोगों को चल के जाना होगा। रिसोर्ट से वो लोगों को बहुत ज्यादा खाना दिया जाता है जिसे इन लोगों को खुद ही कैरी करना पड़ता है क्योंकि ड्राइवर उनके साथ नहीं आता। वो सब बीच पर पहुँचते हैं और वहाँ का नजारा बहुत सुंदर था। सभी फैमिलीज वहाँ कंफर्टेबल होती है और तीनों बच्चे खेलने लगते हैं, ट्रेंट, कारा और मैडेक्स। मैडेक्स को थोड़ी दूरी पर एक आदमी दिखता है जो कि एक फेमस रैपर सिडन है। मैडेक्स उसके पास जाने की जिद करती है पर गाय मना कर देता है। खेलते खेलते बच्चों को बहुत सारी चीजें मिलती हैं जैसे चाकू, डॉल्स और भी बहुत कुछ। प्रिस्का उन्हें उसे छूने से मना करती है और कहती है शायद जो लोग पहले आए थे ये उन लोगों का होगा, मगर कोई इन चीजों को यूं ही फेंक कर क्यों जाएगा और रिसोर्ट वालों को भी इस जगह को क्लीन रखना चाहिए। साथ में बच्चों को यहाँ आने के बाद से बहुत भूख लगने लगी थी। दूसरी तरफ ट्रेंट देखता है यहाँ पानी में कोई मछली नहीं है। वो तैर ही रहा था तभी कोई चीज उससे आकर टकराती है। जब वो देखता है तो चिल्लाते हुए बाहर निकल जाता है। सारे लोग जाकर देखते हैं तो उन्हें पानी में एक लाश मिलती है। ये एक लड़की की लाश थी। सभी को लगता है सिडन ने इसका खून किया है क्योंकि उनके आने से पहले वही एक शख्स यहाँ पर मौजूद था। पर सिडन कहता है मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता कि वो कैसे मरी। वो मेरे साथ आई जरूर थी, फिर वो स्विमिंग करने चली गई और लौटी ही नहीं। चार्ल्स को सिडन पर ही शक था। उसे लगता है इस लड़की को मारने के बाद वो डर गया और उसके नाक से खून निकलने लगा, वरना ये चीज उसने रिसोर्ट वालों को क्यों नहीं इन्फॉर्म की। पर उन्हें इस सवाल का जवाब भी तभी मिल जाता है जब भी वो लोग कॉल लगाने की कोशिश करते हैं पर किसी का भी कॉल नहीं लगता क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं होता है। जहाँ जेरिन कहता है मैं बाहर जंगल में जाता हूँ, शायद वहाँ हमें नेटवर्क मिल जाए, मगर जैसे ही वो जाने लगते हैं उसके सर में अचानक से बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ चार्ल्स की माँ की मौत हो जाती है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ क्योंकि अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। सभी का मूड खराब हो जाता है। उन्हें 3 घंटे के अंदर 2 मौतें दिख गई थी। तभी प्रिस्का बच्चों को ढूंढने लगती है क्योंकि उसे लगता है बच्चे ये सब सहन नहीं कर पाएंगे, पर बच्चे उसे नहीं मिलते। जब बच्चे उनके पास आते हैं और उन्हें मॉम और डैड कहकर गले लगाते हैं तो वो एकदम शॉक हो जाते हैं। उसके दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, दोनों ही टीनएजर्स हो चुके हैं। दूसरी तरफ कारा की हालत भी सेम है, वो भी बड़ी हो चुकी है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सभी को लगता है बच्चों को कोई वायरस हो गया है। इसी बीच चार्ल्स के डॉग की भी मौत हो जाती है। चार्ल्स सहन नहीं कर पाता और सारा गुस्सा जाकर सिडिन पे निकालता है। वो सिडिन के गाल पर नाइफ से कट कर देता है। जब सब उसे देखने लगते हैं तो वो कट अपने आप भर जाता है। सब नोटिस करते हैं कि जितने लोग यहाँ आए हैं सबको कोई ना कोई बीमारी है। अचानक प्रिस्का का ट्यूमर 3 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। चार्ल्स और जेरिन उसे चेक करते हैं और कहते हैं गाय तुम्हें डिसीजन लेना होगा, इसी वक्त इस ट्यूमर को बाहर निकालना होगा वरना प्रिस्का की मौत हो जाएगी। गाय राजी हो जाता है। चार्ल्स ऑपरेशन स्टार्ट करता है। वो चाकू से प्रिस्का के पेट पर कट मारता है पर वो कट फौरन जुड़ जाता है। वो फिर से कट
मारता है और इस बार सभी उसकी स्किन को पकड़ कर रखते हैं और चार्ल्स ट्यूमर को बाहर निकालता है और प्रिस्का का घाव भर जाता है और उसे होश भी आ जाता है और सेडेन उस लड़की की लाश को देखने जाता है। पर जैसे ही वो कपड़ा हटाता है तो वो हैरान हो जाता है। वो सभी को बुलाता है और सभी देखते हैं कि उस लाश में अभी सिर्फ हड्डियां बची हैं, जो नेचुरली होने में 7 साल लग जाते हैं, मगर उन्हें आए हुए तो सिर्फ 3 घंटे हुए हैं। ये लाश इतनी जल्दी डिकम्पोज कैसे हो सकती है? उन्हें समझ जाता है कि ये सारा मामला वक्त का है। यहाँ पर हर आधा घंटा 1 साल है, मतलब एक दिन में वो ऑलमोस्ट 50 साल जी रहे हैं। शायद यहाँ की ग्रेविटी ही कुछ ऐसी है जिस वजह से ये जगह ऐसी है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ सभी को नजर भी आ रही है, पर बाकी सबकी भी उम्र बढ़ रही है। उनके चेहरों पर रिंकल्स आ रहे हैं, उनके हेयर और नेल्स के सेल्स डेड हो चुके थे, इसलिए उन पर कोई असर नहीं होता। चार्ल्स तो अपना पूरा मानसिक संतुलन खो चुका था। कभी उसे लग रहा था सेडन उसे मारने वाला है, तो कभी लगता है जेरन उसका वॉलेट चुराने की कोशिश कर रहा है। इतनी बुरी और खराब सिचुएशन में भी वो किसी मूवी को लेकर परेशान था। सभी को खुद से ज्यादा बच्चों की फिक्र हो रही थी। तभी वो देखते हैं टेरेंट और कारा एक साथ टेंट के पास है। जब वो उनके तरफ बढ़ते हैं तो सभी देखते हैं कि कारा प्रेग्नेंट है 5 मंथ। असल में वो लोग अपने शरीर के बढ़ते चेंजेस में एडजस्ट ही नहीं कर पाए, और होंगे भी कैसे। यहाँ वक्त तो यूं चुटकियों में गुजर जाता है। जो हुआ वो अनजाने में हुआ, पर अब क्या होगा? कारा का पेट तेजी से फूल रहा था। जेरन कहता है उसकी डिलीवरी का टाइम नजदीक है, हमें बाकी सारी चीजें छोड़कर उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसकी बोलने की ही देरी थी कि कारा का लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो एक बच्चे को जन्म देती है, मगर उस बच्चे का ग्रोथ इतनी तेजी से हो रहा था कि उसे खिलाने का वक्त तक नहीं मिलता, और उस बच्चे की पैदा होते साथ मौत हो जाती है। सिचुएशन बहुत खराब हो रही थी। सभी बूढ़े हो रहे थे। क्रिस्टल जो कि एक यंग लेडी थी, उसका चेहरा रिंकल से भर चुका था। मेकअप में तो वो बहुत भयानक लग रही थी, मगर सबसे ज्यादा हालत खराब थी चार्ल्स की। वो पूरा पागल हो चुका था। वो एक चाकू से जाकर सेडन का खून कर देता है। सभी बहुत डर गए थे। एक तो पहले से सिचुएशन कुछ ऐसी है और अभी उनके बीच में एक खूनी भी है। ये सब देखकर जेरिन कहता है वो रिस्क लेगा। वो पानी में तैरकर होटल तक जाएगा, क्योंकि प्रिस्का अभी तो ठीक है, पर उसे कभी भी दवाई की जरूरत पड़ सकती है। जेरन पानी में चला जाता है। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। गाय प्रिस्का से पूछता है तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? वो कहती है मुझे एक एडवर्टाइजमेंट से पता चला, जो मेरी प्रिस्क्रिप्शन के नीचे डिस्प्ले हो रहा था। उसने इस रिसोर्ट की साइट को विजिट किया और तब से ही रिसोर्ट वाले उसे यहाँ आने के लिए ईमेल्स भेजने लगे। ये पूरा खेल इन रिसोर्ट वालों का है, और तो और रिसोर्ट वालों के पास इनके पासपोर्ट्स भी हैं। अगर ये लोग मर गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये लोग यहाँ आए थे। कुछ देर बाद उन्हें जेरिन की लाश भी मिलती है। वो पानी में ही गुजर गए थे। कैरा ये सब और सहन नहीं कर पा रही थी। कुछ ही घंटों में उसके साथ इतना सब कुछ हो गया था कि उसके 6 साल का दिमाग ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा था। वो पत्थरों से ऊपर चढ़ने लगती है। उसे लगता है अगर वो टॉप तक पहुंच जाएगी तो वो सबको बचा सकती है, पर थोड़ा ऊपर जाने के बाद वो बेहोश हो जाती है और ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। पैट्रिशिया को भी दौरे आ जाते हैं, जिस वजह से वो भी मर जाती है। धीरे धीरे सभी की हालत बदतर हो जाती है। शाम ढलने के साथ गाय को धुंधला दिखने लगता है और प्रिस्का को भी एक कान से सुनाई नहीं दे रहा था। क्रिस्टल तो इतनी बदसूरत हो चुकी थी कि वो किसी के सामने ही नहीं आ रही थी। प्रिस्का और गाय आपस में बात करके उनके बीच में जितने भी मन मुटाव थे उन्हें क्लियर करते हैं। वो दोनों फिर से करीब आ गए थे। मैडेक्स और ट्रेंट कागज ढूंढने लगते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स के लिए आग जला सके। तभी उन्हें एक डायरी मिलती है। शायद ये उनके पहले जो आए थे उनमें से किसी की होगी। मैडेक्स को इसमें बहुत लोगों के नाम और उनकी डिटेल्स मिलती है, जो शायद इस डायरी के ओनर के साथ यहाँ आए थे और गायब भी हो गए। तभी ट्रेंट को दूर से एक चमकती हुई चीज दिखती है। वो समझ जाता है कि ये कैमरा है, मतलब कोई उन पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ चार्ल्स गाय पर हमला कर देता है। वो चाकू से उसे मारने लगता है। प्रिस्का पहले अपने बच्चों को सेफ जगह छुपने कहती है और खुद जंग लगी हुई चाकू से चार्ल्स पर हमला कर देती है। पॉइजन तेजी से उसके शरीर में घुलने लगता है और उसकी एक भयानक मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रेंट और मैडेक्स एक केव में छुपे हुए थे। उन्हें वहाँ किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि क्रिस्टल की थी। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए हर एक स्टेप पर उसकी एक हड्डी टूट रही थी और वापस जुड़ भी जा रही थी, पर किसी और शेप में। जब वो मरती है तो वो किसी ऑक्टोपस की तरह लग रही थी। ट्रेंट और मैडेक्स बाहर आकर देखते हैं तो उनके पेरेंट्स और बूढ़े हो चुके थे। उन्हें तो याद भी नहीं था कि वो यहाँ क्यों आए। चारों बैठे होते हैं तो मैडेक्स उन्हें गाना सुनाने लगती है और सुनते सुनते ही गाय और प्रिस्का दोनों की मौत हो जाती है। दूसरी सुबह दोनों भाई बहन ट्रेंट और मैडेक्स ही बचे थे और दोनों बूढ़े हो चुके थे। उनके पास ज्यादा से ज्यादा 13 घंटे बचे थे। वो कुछ कर भी नहीं सकते थे सिवाय अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा, इसलिए दोनों मिट्टी का महल बनाने लगते हैं। वो लोग बूढ़े जरूर हो चुके थे, पर
उनका दिमाग अभी भी 6 और 12 साल के बच्चे का ही था। तभी ट्रेंट को याद आता है कि इडलिप ने उसे एक चिट्ठी दी थी बीच पर आने के पहले। जब उसे वो मैसेज मिलता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है। उसमें लिखा था उसके अंकल को कॉरल्स नहीं पसंद है। ट्रेंट और मैडक्स समझ जाते हैं और फौरन कॉरल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। यही तो है वो चीज जो उन्हें इस बीच के चेंजेस से बचा सकती है। वो लोग पूरी कोशिश करते हैं मगर मैडक्स का कपड़ा फंस जाता है और उसी वजह से उनकी सांस फूलने लगती है। तभी हम इस शख्स को देखते हैं जो उन पर नजर रख रहा था। ये वही था जिसने इन सबको बीच पर लाया था। वो कॉल करता है और कहता है वो सब मर चुके हैं और फिर वो अपने ऑफिस में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ये एक्चुअली एक रिसर्च लैब है। ये सभी लोग उस बीच को एक एक्सपेरिमेंटल लैब की तरह यूज करते हैं और वहाँ वो उन्हीं लोगों को भेजते हैं जो बीमार हैं और उन्हें अपने लैब में बनाई हुई दवाई पिलाते हैं उनके ड्रिंक्स में मिलाकर और भेज देते हैं उस बीच पर ये देखने उनकी दवाई काम कर रही है या नहीं। वहाँ वक्त इतना तेजी से बढ़ता है कि उन्हें पता चल जाता है कि उनकी दवाई कितने वक्त तक काम कर रही है या बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है और ये लोगों को इतनी सारी जाने लेने का बिल्कुल अफसोस नहीं था। आज उनका 73 एक्सपेरिमेंट था और आज उन्हें एपिलेप्सी की दवा मिल गई। बीच पर पेट्रिशिया को 8 घंटे तक दौरे नहीं पड़े थे। मतलब रियल लाइफ में 16 साल तक ये दवा काम कर सकती है। लैब में सभी खुशी मना रहे थे। तभी हमें पता चलता है ट्रेंट और मैडक्स की मौत नहीं हुई। वो लोगों ने 1.5 मिनट तक हार नहीं मानी थी और वो लोग वहाँ से निकलकर रिसोर्ट आ गए। साथ में वो लोगों ने डायरी भी लाए थे और वो उस डायरी को इस पुलिस ऑफिसर को दे देते हैं। जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है डायरी में जितने भी लोगों के नाम लिखे थे वो सब एक साथ गायब हो गए थे। वो अपनी टीम को बुलाता है और एंड में ट्रेंट और मैडक्स इडलिप्स को थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसी की वजह से वो लोग रियल वर्ल्ड में लौट पाए। उन्हें हेलीकॉप्टर से घर भेजा जा रहा था। उन्हें ये तो नहीं पता था कि वो बाकी की जिंदगी कैसे जिएंगे, पर वो लोगों ने इतना सब कुछ पार कर लिया है तो आने वाली मुसीबत तो कुछ भी नहीं होगी। उनकी इसी सोच के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।